नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 7 बजे। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव रद्द। पठानकोट में सर्च ऑपरेशन जारी। असम में कांग्रेस का यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन। 122 पर कांग्रेस और 4 सीटों पर यूपीपी लड़ेगी चुनाव। राज्य में 4 और 11 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान। मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस विष्णु सहाय जांच आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग। बीएसपी और कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने जीती 31 सीटें। निर्दलीय को 3, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर कामयाबी। बीजेपी का नहीं खुला खाता। और बांग्लादेश को हरा छठी बार एशिया कप चैंपियन बना भारत। शिखर धवन और विराट कोहली की शानदार पारी। धवन बने प्लेयर ऑफ द मैच। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंची प्रतिनिधियों को संबोधित किया। रविवार को कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में हुआ, जहां नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को गैर जरूरी मुद्दा बताते हुए कहा कि महिलाएं कई मामलों में पुरुषों से बेहतर हैं और मौके के हिसाब से उनकी सफलता का ग्राफ काफी ऊपर है। राष्ट्र को सशक्त बनाता है राष्ट्र का नागरिक, और नागरिक को अगर कोई सशक्त बनाता है, उसको अगर सामर्थ्यवान बनाता है, उसको अगर चरित्रवान बनाता है, तो मां बनाती है। उससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण और कोई नहीं कर सकता। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित महिला जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया। समापन सत्र में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बहुमुखी प्रतिभाशाली बताया। उन्होंने कहा कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। ये जो महिला सशक्तिकरण, ये मनोवैज्ञानिक अवस्था को बदलने की आवश्यकता मुझे लगती है। सशक्तिकरण उनका होता है जिनका सशक्त नहीं है, लेकिन जो इन सशक्त है उनका सशक्तिकरण कौन करेगा? और ये बात मेरे गले नहीं उतरती कि पुरुष होते कौन है जो सशक्त करेंगे। प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बतौर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक अलग मुकाम हासिल किया है। जहां जहां महिला को अवसर मिला है, उसकी सफलता का आंक बहुत ऊंचा है। आप पिछले कई वर्षों से याद कीजिए, कौन फॉरेन मिनिस्टर थे देश के, नाम ही याद नहीं आएगा, लेकिन आज सुषमा जी तुरंत याद आती है आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला प्रतिनिधियों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने इसके लिए एक ई-पोर्टल तैयार करने की बात कही। मैं तो लोकसभा को, राज्यसभा को एक प्रार्थना करूंगा कि क्या आप विमेन प्रतिनिधि का एक ई प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं क्या, और उनकी जो बातें हैं वो ऑफिशियली लोकसभा, राज्यसभा इस वेबसाइट को चलाएं। पूरे देश भर के महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अवसर दिया जाए। देखिए, टेक्नोलॉजी की अपनी एक ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। 2 दिन तक चले इस सम्मेलन में देश की कई महिला विधायकों और सांसदों ने हिस्सा लिया। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित किए गए पहले राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का समापन हो गया है। शनिवार और रविवार को हुए इस कार्यक्रम में कई महिला प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कई महिला राजनीतिक हस्तियों ने कार्यक्रम में शामिल हुई, बाकी नेताओं के साथ अपने विचार साझा किए। तो ऐसे में चाहूंगी खड़ी हो जाए सब, एक बार ताली बजा के उनका। महिला जनप्रतिनिधियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन कार्यक्रम के समापन के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल करार दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किए जा सकते हैं।
आप सब लोगों ने मिलके उनको ये प्रेरणा दी है कि हाँ, ये बात एशिया लेवल की भी हो सकती है, हमें ये करना चाहिए। ये ताकत आपने दिखाई, सबने एकत्रित आकर के, इसी बात पे आप आगे चलते रहे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने समापन सत्र में महिलाओं को आर्थिक मंच पर मजबूत करने की हिमायत की। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो उसकी शिक्षा, आरोग्य ये तो है ही, पर सबसे बड़ी अगर बात है तो उसकी आर्थिक, वो जो निर्भर है आर्थिक दृष्टि दूसरों पर, इसको हमें हटाना पड़ेगा। उसको आर्थिक स्वावलंबन कराना बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि महिलाओं के स्वभाव में ही सुशासन होता है, इसलिए वो किसी भी चुनौती में खरी उतरती हैं। अगर वो घर चला रही है तो वो सबसे बड़ा काम कर रही है। जो घर नहीं चला रही, बाहर काम कर रही, वो तो बड़ा काम कर ही रही है। इसलिए गुड गवर्नेंस महिला के नेचर में है, उसकी प्रकृति में है, उसके अंदर समाहित है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने महिलाओं की राजनीति में भूमिका पर रोशनी डाली। हर महिला घर चलाती है और अगर जो कोई अच्छी गृहिणी बन सकती है तो वो अच्छी पार्लियामेंटेरियन भी बनती है, अच्छी एमएलए भी बनती है और अच्छी मिनिस्टर भी बनती है। क्योंकि जिस तरह से हम परिवार को चलाते हैं और जिसकी जो ज़रूरत हो उसके मुताबिक अपना प्लान बनाते हैं, वही सी तरह देश में करना पड़ता है। दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पहली बार राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शनिवार को इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उद्घाटन किया था। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। आतंकी खतरे की आशंका के चलते गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने गुजरात के रास्ते 10 आतंकियों के देश में घुसने की आशंका जताई है। खतरे को देखते हुए सोमनाथ मंदिर में 2 दिन तक चलने वाला महाशिवरात्रि उत्सव स्थगित कर दिया गया है। इधर दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, इमारतों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 10 संदिग्ध आतंकवादियों के देश में घुसने की खबर के बाद गुजरात समेत पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खबर मिलने के बाद गुजरात में एनएसजी की 4 टीमों को तैनात कर दिया गया। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जो सुविधाएं हमारी ओर से करनी थी, सभी सुविधाएं हम लोगों ने कर दी है। कोई चिंता की बात नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर गुजरात में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, संवेदनशील इलाकों और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर समेत प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। खतरे को देखते हुए सोमनाथ मंदिर में होने वाले सांस्कृतिक समारोह को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तरह तरह की जगह पे चेकिंग हो रहा है, नाइट चेकिंग हो रहा है, व्हीकल चेकिंग हो रहा है और जो भी वाइटल इंस्टॉलेशंस है उनके जो सिक्योरिटी हेड है और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उनको इन्फॉर्म किया गया है। इधर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, भवनों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं पठानकोट में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वो बता दिया कि जो माहौल चल रहे हैं उसी संबंध में इनपुट थी। ये हो सकता है कि कोई पाक बेस्ड मिलिटेंट आए हों, ठीक है कि नहीं, तो उस इनपुट के आधार पर हमने सर्च अभियान चलाया है। अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं। दूसरी तरफ कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक एक ईमेल के जरिए हवाई अड्डे को उड़ाने की धमकी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत कांग्रेस ने अपने सहयोगी के लिए 4 सीटें देने का ऐलान किया, जबकि 9 सीटों पर दोनों दल तालमेल के साथ चुनाव लड़ेंगे। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने यूनाइटेड पीपल्स पार्टी यानी यूपीपी के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला समूह के तहत आने वाले इलाकों में दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 126 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कोकराझार पश्चिम, कोकराझार पूर्व, सिडली और छापागुरी सीटों पर यूपीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इनके अलावा दोनों पार्टियों ने 9 सीटों पर तालमेल के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम लोग फैसला किया उसको 4 सीट हम लोग उस लोगों दिस इज विल नॉट कॉन्टेस्ट इन द आईएनसी
But in 4 seats, there is Kokrada West, Kokrada East, Sidli and Sapaguri. And in other 9 constituencies, we contested friendly. So this is decided to defeat the communal forces and corrupt practice of the BPF. बाकी सीटों में भी हम एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट में जाएंगे। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये समय बताएगा, लेकिन हम दोनों में से कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। हम लोग बीजेपी बीपीएफ की जो मित्रजोट है उसके खिलाफ में लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद यूपीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इसके तहत 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। असम में 2 चरणों में 4 और 11 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी पहले ही असम गण परिषद के साथ गठबंधन कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसकी तस्वीर अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। रविवार को सीपीआई सचिव अमरजीत कौर ने दोनों दलों के बीच गठबंधन की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया और भविष्य में दोनों के बीच प्रत्यक्ष गठबंधन कोई संभावना भी नहीं है। उन्होंने केरल के राजनीतिक हालातों का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सीधा मुकाबला होना है। ऐसे में बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जस्टिस विष्णु सहाय जांच आयोग ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट दे दी है। बीजेपी ने सहाय आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए दंगों की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस ने भी दंगों के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इन दंगों में 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस विष्णु सहाय आयोग की जांच रिपोर्ट रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई। 700 पन्नों की रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि वे स्थिति को काबू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से दंगे हुए। रिपोर्ट में दंगों के लिए खुफिया तंत्र की नाकामी को भी जिम्मेदार माना गया है। आयोग ने हिंसा की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने और अफवाह फैलाने में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। दूसरा कमीशन बैठे, तीसरा बैठे, उसके क्या तथ्य सामने आए, अगर बैठे तो मैन टू मैन डिफर करता है कि उसका जस्टिस का मापदंड क्या है, उसकी जांच का दायरा कितना है। जस्टिस सहाय ने जो रिपोर्ट दी है वो हरफ आखिर तो है नहीं। हालांकि रिपोर्ट में अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। इसको संदेह से परे नहीं कह सकते हैं। पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का फेल्योर था। सरकार की भी नीयत साफ नहीं थी। सरकार के समय समय पर ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं कि जिसमें सरकार की अनदेखी भी थी और सरकार की नीयत के ऊपर भी प्रश्न उठाए गए, लेकिन सरकार ने उसका कभी कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। बीएसपी और कांग्रेस ने भी इन दंगों के लिए राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। इस तरह की रिपोर्ट जो आई है वो कह रहे हैं कि केंद्र पर लांछन लगा रहे हैं कि हमको उसका वो नहीं मिला, इंटेलिजेंस नहीं मिली, और केंद्र कह रहा हमने इंटेलिजेंस दी थी। लेकिन ये जो भी था, मैं समझती हूँ कि मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक विफलता दिखाई दी। दोष इधर उधर से न लगाकर सीधा मुख्यमंत्री पर बनता है और जिन लोगों के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई है उनका बनता है, जो अब माननीय मंत्री लोग हैं। और इसके बारे में आने वाले समय के अंदर आम जनता भी बतला देगी कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त से 9 सितंबर 2013 के बीच की घटनाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। आयोग से 2 महीने में जांच रिपोर्ट की अपेक्षा की गई थी, लेकिन रिपोर्ट 2 साल 14 दिन में तैयार हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्थानीय प्राधिकारिक क्षेत्र के 28 सीटों के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 23 सीटों पर कब्जा कर लिया। 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को 100 सदस्य विधान परिषद में भी बहुमत हासिल हो गया है। वहीं नतीजों में विपक्षी दलों को करारा झटका लगा है। मुख्य विपक्षी दल बीएसपी को जहां महज 2 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई तो 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि बीजेपी खाता भी नहीं खोल सकी।
बीजेपी और बीएसपी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कल विधानसभा से वॉकआउट किया। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज सरोकार में बात देश में छात्र राजनीति की। देश के हर छात्र को अपने राजनीतिक विचारों को रखने की आजादी है, लेकिन भारत के संविधान की सीमा के अंतर्गत। राजनीतिक असहमति की आजादी है, लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। राष्ट्र भूपेन भाई सिर्फ एक नक्शा और झंडा नहीं है, राष्ट्र एक लचीली अवधारणा का भी नाम है। अगर लचीली अवधारणा को हम खत्म कर देंगे, हम राष्ट्र यहाँ तक नहीं ले आ पाते। जब छात्र राजनीति नहीं करते तो दरअसल वे सरकारी राजनीति को चलने देते हैं, जो देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात होती है। अगर राजनीति का अर्थ यह होता है कि कोई किसी का इंटेंट ठीक नहीं है उसके पीछे, तो राजनीति ही कलुषित हो जाती है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। लोग कहानियां लिखते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, मैं फिल्में बनाता हूँ। लाल सलाम, लाल सलाम। इनफ! नौकर हैं आप जनता के। समाज से शुरू से जुड़ा रहा और समाज की समझदारी बनती गई, इसलिए जब फिल्में बनाई तो उनमें कहानियां नजर आई जो सच्चाई है, यथार्थ है, तो उसको शेयर किया ऑडियंस के साथ। कंपटीशन की बात कर रहे हो तुम, वही जो आपने हमें कभी करने नहीं दिया। अरे हमारे लिए तो स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे। मैं किसी तरह का जज नहीं हूँ, न ही जो होता है उसके बारे में मैं कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है वो हो रहा है। वर्दी पर से हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश झा और मुझसे आप मिलिए गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति के ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि बेटे की आड़ में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। अपने बेटे कार्ति चिदंबरम की अघोषित संपत्ति को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि कार्ति चिदंबरम ने विश्व के कई देशों में रियल एस्टेट में निवेश किया है और उनके पास अघोषित संपत्ति है। चिदंबरम ने केंद्र सरकार से कहा है कि यदि सरकार ये मानती है कि कार्ति के पास कथित अघोषित संपत्ति है, तो उनके बेटे ऐसी संपत्ति को 1 रुपये की नाम मात्र की कीमत पर ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं। वो इसके लिए दस्तावेज भी तैयार करा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये बयान अपने परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से जारी कर रहे हैं। बयान में उन्होंने साफ साफ कहा है कि कार्ति विरासत में मिली संपत्ति के प्रबंधन के अलावा एक वैध व्यवसाय चलाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्ति कई सालों से टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, जिसमें संपत्ति और देनदारियों की पूरी जानकारी दी गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कार्ति के ऊपर यूपीए के शासनकाल में ही आरोप लगे थे। चिदंबरम का नाम उस समय उठा था जब यूपीए सरकार थी और चिदंबरम साहब स्वयं एक मंत्री थे। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने उन्होंने शायद कहा था जब प्रश्न उठे थे कि कानून अपना काम करेगा। यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो कुछ घबराने की बात नहीं है। यदि उन्होंने कोई स्कैम्स किए हैं तो मुझे लगता है कानून को अपना काम करना चाहिए। उधर डीएमके का कहना है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। They will do everything. They will follow all tricks to cover their failure in the administration. People does not want them to continue in power, so they take all such steps to see that somehow they want to come back to power. मीडिया में आई खबरों के मुताबिक कार्ति ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया और 14 देशों में व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हैं। इस मुद्दे को विरोधी पार्टियों ने संसद में भी उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक चर्च को निशाना बनाया गया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने रविवार को चर्च में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की है। चर्च पर हमला उस समय हुआ जब वहां प्रार्थना चल रही थी। तोड़-फोड़ की ये तस्वीरें रायपुर शहर के कचना गांव के चर्च की हैं। आरोप है कि हिंदू संगठन बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने रविवार को यहां जबरन घुसकर उपद्रव मचाया। चर्च में लोगों के साथ मारपीट की, जिसमें कईयों को चोटें भी आईं। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों ने पूरे चर्च को बाहर से घेर लिया था। 15 लोग थे
14-15 लोग थे, लड़के जवान थे सब, और सीधा अंदर आके बगैर किसी बातचीत के, बगैर कुछ के सीधा मारपीट अटैक उस पर वो चालू हो गया। हमले के वक्त चर्च में मौजूद लोगों के अनुसार हमलावर नारेबाजी करते हुए चर्च के अंदर घुसे और बिना किसी से कुछ बोले तोड़फोड़ शुरू कर दी। रोकने की कोशिश करने पर कई लोगों के साथ बदसलूकी भी की। हमलावरों ने जिस वक्त हमला किया था उस वक्त चर्च में प्रार्थना चल रही थी। प्रेयर कर रहे थे तो उस समय में बहुत सारे लड़के लोग आए और अचानक से कुछ बोले नहीं और धड़ाधड़ मारना पीटना चालू किए। जब बच्चे लोग को पकड़ के भाग रहे थे तो यहाँ पे 6 के बच्चे लोग को भी मार पीट कर रहे थे। के बाद में पूरा पंखा, कुर्सी, टेबल और लोगों को, हमारे भाई बहनों को मारना पीटना चालू कर दिए और हमसे कुछ बात नहीं किया। उन्होंने एक साथ घुस करके सीधा मारधाड़ चालू कर दिए। क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष पन्ना लाल का दावा है कि पिछले 1 महीने में अलग अलग चर्चों पर ये चौथा हमला है। उधर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए रविवार को 87 भारतीय कैदियों को रिहा किया। इनमें से 86 भारतीय मछुआरे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये सभी लोग आज पंजाब के वाघा बॉर्डर से देश वापसी करेंगे। दरअसल पाकिस्तान ने 173 भारतीय कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है। इसके तहत बाकी 86 लोगों को इस महीने की 21 तारीख को छोड़ा जाएगा। छोड़े गए कैदियों में से कई 2 साल से भी ज्यादा समय से पाकिस्तान की जेलों में कैद थे। कई बार दोनों देश एक दूसरे के मछुआरों को जल सीमा उल्लंघन के चलते गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि अरब सागर में समुद्री सीमा सही तरह से परिभाषित नहीं है और मछुआरों की नाव पर जीपीएस सिस्टम भी नहीं लगा होता, जिससे उन्हें समुद्र में अपनी सही स्थिति का पता नहीं चल पाता। श्रीलंकाई नौसेना ने 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बार अपने जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 31 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया है। इनमें तमिलनाडु के तूतीकोरिन के 22 और रामेश्वरम के 9 मछुआरे शामिल हैं। इन मछुआरों को उनकी 3 देसी नौकाओं और 1 मशीनीकृत नौका के साथ रविवार सुबह हिरासत में लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा को पार करने और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में 3 मार्च को भी 8 मछुआरों को हिरासत में लिया गया था और 2 नौकाओं को जब्त किया गया था। कल की घटना के साथ ही श्रीलंका में हिरासत में लिए गए तमिलनाडु के मछुआरों की संख्या बढ़कर 66 हो गई। पाकिस्तान ने 26/11 मुंबई हमले के मामले में भारत से 24 गवाहों को भेजने के लिए कहा है। अभियोजन पक्ष के प्रमुख चौधरी अजहर ने जानकारी दी है कि विदेश मंत्रालय ने सभी 24 भारतीय गवाहों को मुंबई हमले के मामले में अदालत के सामने रिकॉर्ड करने के मकसद से बुलाने के लिए भारत सरकार को खत लिखा है। आतंकवाद रोधी अदालत पहले ही इस मामले में सभी पाकिस्तानी गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। पाकिस्तान में इस मामले की सुनवाई 6 साल से ज्यादा समय से चल रही है। पाकिस्तान का कहना है कि मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए भारतीय गवाहों की पेशी जरूरी है। पाकिस्तान के 8 सदस्यीय न्यायिक आयोग ने आतंकवाद रोधी अदालत की तरफ से भारत का दौरा किया था। उधर मामले के मुख्य अभियुक्त जकीर रहमान लखवी ने उनके वकील ने आयोग की कार्रवाई को चुनौती दी थी। इस पर अदालत ने आयोग की कार्रवाई को अवैध घोषित कर दिया था। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल हैदराबाद के प्रसिद्ध कुतुब शाही मकबरे का दौरा किया। उन्होंने इस मकबरे के पुनर्निर्माण के काम का भी जायजा लिया। 16वीं सदी के इस ऐतिहासिक मकबरे के पुनर्निर्माण का काम आगा खान ट्रस्ट कर रहा है। उपराष्ट्रपति के साथ तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन भी मौजूद थे। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने दौरे के पहले दिन कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े निवेश और सब्सिडी सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। अहम खबर इराक से, जहां राजधानी बगदाद में रविवार को एक आत्मघाती हमला हुआ जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई और इस हमले में 70 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। यह हमला बगदाद से कुछ दूरी पर मौजूद हिला शहर के पास एक चेक पॉइंट पर हुआ। आत्मघाती हमलावर एक ट्रक में सवार होकर आया था जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। सुरक्षा बलों को रास्ते में मौजूद देखकर हमलावर ने चेक पॉइंट में टक्कर मारी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
कहा जा रहा है कि यह हमला इलाके में अब तक का हुआ सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 2014 में शहर में एक कार बम धमाका हुआ था, जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई थी। बात क्रिकेट की करते हैं। भारत ने 6ठी बार एशिया कप पर जीत हासिल की है। मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। बारिश से बाधित मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 15 ओवर में 5 विकेट खोकर 120 रन बनाए। 121 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 13.5 ओवर में 2 विकेट खोकर ही जीत हासिल कर ली। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने 44 गेंदों में 60 रन की शानदार पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली ने 28 गेंदों में 41 और धोनी ने 6 गेंदों में 20 रन बनाए। धोनी ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर विजयी छक्का लगाकर जीत दिला दी। शिखर धवन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत के नाम सबसे ज्यादा बार एशिया कप जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इससे पहले टीम इंडिया 1984, 1988, 1991, 1995 और 2010 में चैंपियन रह चुकी है। कल से भारत में T20 का विश्व कप शुरू हो रहा है और एशिया कप जीतने के बाद कप्तान धोनी ने कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड T20 के लिए सही राह पर है। Before getting into the World Cup, now if you see the kind of performance the team has given, they'll carry a lot of confidence into the T20 World Cup. हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 50 का दशक शंकर जयकिशन, नौशाद, S.D. बर्मन और O.P. नैयर जैसे बड़े संगीतकारों के नाम रहा। लेकिन इन चमकते सितारों की भीड़ में एक संगीतकार संघर्ष करके अपने आप को स्थापित करने में लगा था। वो थे रवि। आज उनकी पुण्यतिथि है। दिल्ली में जन्मे रविशंकर शर्मा को संगीत में कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, लेकिन संगीत की धुन के पक्के रवि ने मुंबई आकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। कई रातें बिना छत के गुजारने के बाद हेमंत कुमार की नजरें इनायत हुई और उन्हें आनंद मठ के कोरस में काम करने का मौका मिला। हम तुम्हें ले चले हैं। 5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म अलबेली की और हेमंत कुमार की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। चंदा मामा दूर। रवि साहब को पहली सफलता मिली फिल्म वचन से, जिसकी लोरी आज भी बच्चों को चांद पर ले जाती है। प्याली में आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। 14वीं का चांद हो। इसके बाद आई फिल्म 14वीं का चांद के टाइटल ट्रैक ने रवि को अलग पहचान दी। तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी। लेकिन आज भी जब शादी की बारात निकलती है, मेरे दिलदार की शादी है, तो उनके कंपोज किए गए गाने के बिना अधूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। आतंकी हमले के खतरे के मद्देनजर गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और दिल्ली समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। सोमनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि उत्सव रद्द। पठानकोट में सर्च ऑपरेशन जारी। असम में कांग्रेस का यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के साथ गठबंधन। 122 पर कांग्रेस और 4 सीटों पर यूपीपी लड़ेगी चुनाव। राज्य में 4 और 11 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान। मुजफ्फरनगर दंगों पर जस्टिस विष्णु सहाय जांच आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार को क्लीन चिट। बीजेपी की सीबीआई जांच की मांग। बीएसपी और कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने जीती 31 सीटें। निर्दलीय को 3, बीएसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर कामयाबी। बीजेपी का नहीं खुला खाता। और बांग्लादेश को हरा 6ठी बार एशिया कप चैंपियन बना भारत। शिखर धवन और विराट कोहली की शानदार पारी। धवन बने प्लेयर ऑफ द मैच।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम मीडिया मंथन। नमस्कार।